हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन एमआईटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने नेक्स्ट लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम क्या बताएंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन बताया था। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में करंट के बारे में हमने बहुत कुछ बता दिया, ईएमएफ के बारे में बताया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया, उनके अंदर उन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है उनके बारे में बताया। ठीक है, और फिर इसी सीरीज में हमने आगे डेवलपमेंट किया ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ में हमने बताया रेजिस्टेंस को, ओम्स लॉ की डेफिनेशन है, कैसे वो रिलेशनशिप होती है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में। फिर रेजिस्टेंस एग्जिस्टेंस में है कि रेजिस्टेंस क्या होता है कंडक्टर का। ठीक है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिकली हमने देखा कि लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया और क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। ठीक है, इसका प्रूफ भी अपने पास आगे आएगा। ठीक है, इसका प्रूफ भी अपने पास, इसका प्रूफ जो है कि कैसे वो लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंडेंसी होती है, उसका प्रूफ भी हम बता दें। ठीक है, यहाँ तक हमारा डेवलपमेंट हो गया था इस चैप्टर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो आज इस लेक्चर में हम आगे बढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो कुछ फिनोमिना है, जैसे करंट डेंसिटी हुआ, ठीक है, और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इसके बारे में बताएंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे अपने पास। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने पास है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी के बारे में हम बताएंगे आपको, करंट डेंसिटी क्या होती है, कैसे हम डिफाइन करते हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज द एसआई यूनिट, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो लगातार हम कर लेंगे करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारा हेडिंग होगा आज, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी के बारे में बताएंगे आपको, साथ ही साथ हम कर लेंगे कंडक्टेंस के बारे में। छोटा सा टॉपिक और है, यानी कंडक्टेंस। ठीक है, और कंडक्टिविटी के बारे में, एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है, ये हमारा टॉपिक होगा। और पहले हम डिस्कशन में लेंगे कि करंट डेंसिटी क्या होती है, और करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी। ये अपने पास टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही शानदार। देखो करंट डेंसिटी क्या होता है, सिंपल सी बात हम बताएं। क्यों हमने डिफाइन किया। देखिए फिजिक्स में जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करें तो उस फिजिकल फिनोमिना को हम समझ सकें, फिजिक्स को समझ सकें, जो घटना हो रही है, जो इवेंट हो रही है, जो भी हम समझना चाहते हैं, फिजिकल इवेंट्स को, फिजिकल इंसिडेंट्स को, फिजिकल फिनोमिना को, तो उससे रिलेटेड हम टर्म्स डिफाइन करते हैं, और उन टर्म्स के रिलेटेड में वो फिजिकल फिनोमिना हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो करंट डेंसिटी को क्यों डिफाइन करना पड़ा। देखिए करंट डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यदि हम वेक्टर और स्केलर की बात करें। ठीक है, अदरवाइज यदि आप थर्ड टाइप की देखें तो वो एक्चुअल में टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट यदि हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की ब्रांच की बात करें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब इलेक्ट्रिक करंट को एज ए वेक्टर टर्म्स में डिफाइन करना हो, तो वेक्टर फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का फॉर्म की हेल्प लेते हैं। जब भी इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर क्वांटिटी में डिफाइन करना हो तो हम करंट डेंसिटी की हेल्प लेते हैं। तो एक तो कारण ये है।
ठीक है, करंट डेंसिटी का डिफाइन करने का। और यही मेन कारण है जब हम आगे हायर फिजिक्स की बात करते हैं तो करंट डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यदि हम बात करें मैक्सवेल की इक्वेशंस की, 4 इक्वेशंस की, तो उसमें भी करंट डेंसिटी की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहां पर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कर्ल, डाइवर्जेंस डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो हमारे लिए तो एज ए इंट्रोडक्शन टाइप रहेगा। ठीक है, इतना एडवांस जाएंगे नहीं कि आप मैक्सवेल की इक्वेशंस को फॉर्मेशन करने लगे या डाइवर्जेंस कर्ल लिखने लगे, वो ग्रेजुएशन का टॉपिक है। तो हम बात करेंगे करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी की सिंपल डेफिनेशन होती है, फिर हम इसके फॉर्मेशन की बात करेंगे, कैसे क्यों डिफाइन किया है वो तो हमने बता ही दिया। तो सिंपल यदि हम करंट डेंसिटी डेफिनेशन बताएं कि ये होती क्या है एक्चुअल में, कैसे वेक्टर फॉर्मेशन होता है इसके द्वारा, देखिए सिंपल पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो करंट डेंसिटी की हम बात करें, चलिए हम पहले बता ही देते हैं आपको। करंट डेंसिटी, मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है। ठीक है, और इस कंडक्टर में चार्जेस फ्लो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन यदि हम उसी के एनालोगस पॉजिट्रॉन चार्जेस की बात करना चाहें तो हम एज ए ट्रीट कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये कंडक्टर अपने पास, ठीक है, बड़ा कंडक्टर है और इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया ही, ठीक है, ये एरिया है अपने पास। तो करंट डेंसिटी ये बोलती है कि कितनी करंट, कितनी अमाउंट ऑफ करंट इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से फ्लो हो रही है। ठीक है, ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि फ्लक्स, करंट का फ्लक्स कितना है। ठीक है, पर यूनिट एरिया से हम बात करें कि यूनिट एरिया से नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्जेस पर सेकंड कितना फ्लो हो रहा है किसी भी एरिया से। ठीक है, एरिया की बात करें तो यूनिट एरिया हम बोलेंगे। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है, एक बात। या हम बोल सकते हैं कि I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकंड 1 मीटर स्क्वायर से फ्लो हो रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है करंट डेंसिटी की उस पॉइंट के ऊपर। सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, और इसी को हम यूज लेंगे एज ए वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी की तरह। करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जे हमारे पास कितना हो जाएगा, यूनिट एरिया से, यूनिट एरिया मतलब डिवाइड में चला जाएगा एरिया, और यहां पर हो जाएगी करंट। तो ये हो जाएगा अपने पास मैग्नीट्यूड। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमने बोला ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इस यहाँ पर राइट साइड है तो राइट साइड में अपने पास ट्रेवल हो जाएगी इस साइड में, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी और इसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करें। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन में हम ये लिखेंगे कि करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी current density at any point of conductor, current density at any point inside the conductor, inside the conductor is defined as the amount of flow of charge, the amount of flow of charges, the amount of flow of charges per second through a unit area, through a unit area। और इंपॉर्टेंट बात यह है विच इज हेल्ड perpendicular, which is held perpendicular
टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, टू द फ्लो ऑफ, और यहां पर पॉजिटिव चार्जेस की बात करेंगे, ठीक है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। ये लैंग्वेज हमने बताई अभी अभी। साथ ही साथ हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी which direction is in the direction of flow of positive charges, flow of positive charges कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय जे वेक्टर, सिंपल सी बात। अब देखो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला आपको कि यूनिट एरिया, ठीक है, मान लीजिए किसी कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब ये भी हमने बताया, एग्जांपल वापस ले लेते हैं। ये मान लीजिए हमने कोई कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, मतलब पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन इस प्रकार से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से ट्रेवल कर रहे हैं, पॉजिट्रॉन जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, इस प्रकार से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से ट्रेवल कर रहे हैं। ये बड़ा ले लेते हैं कंडक्टर, और हमें कैलकुलेट करना है कि हमें करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ये करंट है, करंट फ्लो हो रही है इस प्रकार से, फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होती है। तो करंट की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, कितना डेंसर है इन टर्म्स ऑफ करंट। तो किसी भी पॉइंट पर हमें जब कैलकुलेट करना हो करंट डेंसिटी, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के चारों ओर एक यूनिट एरिया, एक 1 मीटर स्क्वायर का एरिया बनाएंगे। इस एरिया की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर से, 1 मीटर स्क्वायर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, या हम बोलें कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकंड, 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, दैट रिप्रेजेंट द करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट। समझे, मतलब हम ये बोलें कि इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगी, देखो ये तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, तो जब भी यूनिट की बात करें तो फिजिक्स में यूनिट जब भी बात करें तो उसको अपॉन में लिखते हैं हम ए। यूनिट एरिया से, ठीक है, यूनिट एरिया से कितना चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है, ठीक है, यूनिट एरिया से। मान लीजिए यदि हम टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया में तो ये इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, मान लीजिए टोटल चार्ज क्यू है, बट हम बात करेंगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया की, और वो रिप्रेजेंट करेगा करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि हम इस डेफिनेशन की, इस अपने पास डेफिनेशन की यदि बात करें यहाँ पर, तो देखो 1 मीटर स्क्वायर एरिया कैलकुलेट करो, ए की वैल्यू जब आप 1 मीटर स्क्वायर रखते हो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकंड। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है, दैट रिप्रेजेंट द करंट डेंसिटी एट द पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के अंदर ही फ्लो हो रही है करंट, तो उसी की बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि करंट डेंसिटी क्या होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर इनसाइड अ कंडक्टर, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, सपोज लेट इन ए कंडक्टर, ठीक है, करंट आई इज फ्लोइंग, ठीक है, करंट आई इज फ्लोइंग, ठीक है, थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, area A, which is perpendicular, that is also important, which is perpendicular
टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट which is perpendicular to the flow of current, ठीक है. Then the amount, then the magnitude, then the magnitude of current density, magnitude of current density क्या होगी, will be J is equal to, ठीक है, Q अपॉन T अपॉन A, मतलब मैं लिख सकता हूं I अपॉन A. और यहां पर एरिया जो है ये परपेंडिकुलर एरिया उस करंट फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया. मतलब ये है कि मान लीजिए ये करंट फ्लो हो रही है इस प्रकार से और ये यूनिफॉर्म हो रही है फ्लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें लिखना पड़ेगा जरूर से. करंट आई इज फ्लोइंग यूनिफॉर्मली, बहुत जरूरी है ये लिखना, फ्लोइंग यूनिफॉर्मली थ्रू, ठीक है. तो ये करंट फ्लो हो रही है, अपने पास यूनिफॉर्म करंट है, ठीक है, यूनिफॉर्म है. मतलब अब हर किसी भी पॉइंट के ऊपर देख लो आप, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, करंट मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, इस डायरेक्शन. और हम बोल रहे हैं कि इसका जो एरिया है, जिस एरिया से फ्लो हो रही है, उस एरिया को हमने बोल दिया कैपिटल ए. और ये एरिया क्या, इसके परपेंडिकुलर, जी बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस एरिया का जो यूनिट वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन में, करंट फ्लो की डायरेक्शन, मतलब इसको हम बोल देते हैं ए कैप, ठीक है. तो ये अपने पास होगी करंट डेंसिटी. तो हमने बताया, वापस से रिपीट करते हैं कि करंट डेंसिटी होती क्या है. करंट डेंसिटी हम बताते हैं जब भी करंट फ्लो हो रही है उसके रिलेटेड, ठीक है. हमने बोला कि करंट डेंसिटी का मतलब सिंपल ये है कि कितनी अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया से फ्लो हो रही है. अब इसमें ध्यान ये रखना है कि वो यूनिट एरिया वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ए जो है वो परपेंडिकुलर. कई बार तो हम बुक्स में हम ये ऐसे लिख देते हैं कि ये परपेंडिकुलर एरिया है, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर एरिया, ऐसे भी लिख देते हैं कि ये एरिया है इसके परपेंडिकुलर है, किसके, करंट की डायरेक्शन के. बट यदि मान लीजिए परपेंडिकुलर ना हो तो क्या होगा, इन जनरल की बात करें, इन जनरल की बात करें तो क्या होगा, देखो, यदि हम बात करें इफ एरिया इज मेकिंग एन एंगल थीटा, एन एंगल थीटा, ठीक है, विद द फ्लो ऑफ, with the direction of flow of current, with the direction, with the direction of flow of current, then current density कैसे डिफाइन होगी, कैसे डिफाइन होगी भाई. देखो क्या सिचुएशन है, यहां पर ये इस प्रकार से करंट यूनिफॉर्मली है, बिल्कुल है, करंट अपने पास यूनिफॉर्म है, करंट यूनिफॉर्म, जी बिल्कुल है करंट यूनिफॉर्म. और अब की बार यूनिट एरिया है, जो एरिया की जो डायरेक्शन, मतलब एरिया जो है, एरिया वेक्टर, दैट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द करंट डायरेक्शन, ठीक है, इस प्रकार से. और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, अब जो करंट से जो एंगल बना रहा है वो मान लीजिए इस प्रकार से बना रहा है एंगल थीटा. ये एरिया वेक्टर है, यानी ए कैप है, और ये अपने पास क्या है, एरिया है यहां से,
और करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से है, तो यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, एंगल थीटा। बट जो एक्चुअल डेफिनेशन है करंट डेंसिटी की, एक्चुअल डेफिनेशन है हमें वो एरिया लेना होता है जो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। बट हियर यू कैन सी दैट एरिया इज नॉट द परपेंडिकुलर to the current with the current. So what we will do, we will take that component of area which is perpendicular to the current of direction of current. तो कौन सा एरिया परपेंडिकुलर होगा वो देखना पड़ेगा अपने को। यदि हम बात करें इस एरिया को दो कंपोनेंट में डिवाइड करें, थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए कोस थीटा, यानी ये होगा ए कोस थीटा, और ये जो होगा अपने पास ए साइन थीटा। ठीक है, मतलब इस प्रकार से होगा सिचुएशन कि कोस थीटा वाला जो होगा पार्ट वो कुछ इस प्रकार से हो जाए, क्योंकि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ना एरिया वेक्टर की, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। मान लीजिए ये प्लेन है, तो इसका जो एरिया है जो भी होगा लेंथ इंटू विड्थ से कैलकुलेट कर लेंगे, बट उस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें ए कोस थीटा वाला, ये जो एरिया होगा इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, प्लेन इस प्रकार से होगा। और हमें वो एरिया लेना है जिसका प्लेन जो है वो करंट की डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम कौन सा लेंगे, ए कोस थीटा। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो है वो परपेंडिकुलर एरिया है एंड दिस इज पैरेलल, दिस इज पैरेलल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे J इज इक्वल टू, ठीक है, I अपॉन ए परपेंडिकुलर। बट यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, ये हो गया। तो हम इसको देखो करंट को क्या लिख सकते हैं, जे ए कोस थीटा। और ये एक स्केलर प्रोडक्ट की टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये जो एक्सप्रेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये है कि यहां पर देखो ये जो करंट डेंसिटी है, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट है एरिया वेक्टर के साथ, ये करंट डेंसिटी। तो हमने तभी बोला कि किसी भी अपने पास जो इलेक्ट्रिक करंट थी, इस इलेक्ट्रिक करंट को हम एज ए वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट डेंसिटी। ये तभी पॉसिबल हो पाया कि हमने करंट को एज ए वेक्टर टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि करंट डेंसिटी अपने साथ थी। ठीक है, ये अपने पास हो गया। इस सारी सिचुएशन में हमने इलेक्ट्रिक करंट को क्या माना, यूनिफॉर्म माना। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यूनिफॉर्म मानना मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी सेम है। बट मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो करंट डेंसिटी भी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्योंकि करंट डेंसिटी होती क्या है, करंट डेंसिटी होती है यूनिट एरिया से फ्लो होने वाली करंट। अब मान लीजिए करंट वेरी कर रही है, ठीक है, मान लीजिए करंट जो है नॉन यूनिफॉर्म है, नोट लगा के लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन अब आएगी वो, if current is, if electric current is non uniform, ठीक है, if electric current is non uniform, समझ गए, then current density will also vary, hence current density will vary, current density will show variation current density will show variation over the surface, over the surface area। ठीक है, सिचुएशन क्या है,
ये करंट है और ये एरिया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी वेरी करेगी क्योंकि करंट नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर देखे तो करंट फ्लो नहीं हो रही, यहाँ पर देखे तो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर देखे तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है, करंट डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इस प्रकार से ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक करंट है। तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जब भी हमारे पास वेरिएशन आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में वेरिएशन आ रहा है मतलब करंट डेंसिटी वेरी कर रही है, ठीक है। यहाँ पर करंट डेंसिटी वेरी करेगी। अब ये वेरी किसके अकॉर्डिंग, किसके ऊपर कर रही है, सरफेस एरिया के ऊपर। जब भी हम एरिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाते हैं एरिया में, एरिया इस सरफेस एरिया पर, इस सरफेस एरिया पर यदि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाते हो, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे, मान लीजिए पी से क्यू की ओर जाए गए, तो करंट डेंसिटी में वेरिएशन आया, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला तब कब वैलिड है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ये यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी हो, करंट डेंसिटी शुड नॉट बी वेरी, शुड नॉट वेरी। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सहारा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या काम आता है, हम क्या करते हैं कि इस एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग इस एरिया में चेंज हो रहा है करंट डेंसिटी, हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं, बहुत ही छोटा टाइनी अमाउंट का एरिया लेते हैं, छोटा सा एरिया, समझ रहे हो। जैसे हम बात करें कि आप जा रहे हो पी से क्यू की ओर, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है एरिया में, लेकिन मैं इस पी पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा एरिया ले लूं, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, मतलब डी ए ले लिया। ये जो एरिया एलिमेंट लिया मैंने, ले लिया डी ए एरिया एलिमेंट। बट इफ वी टेक, ठीक है, विल शो वेरिएशन, बट इफ वी टेक, but if we take a very small, but a very small area means dA over the surface, then it's in this situation, then here we can assume z vector as a constant, hence the current will be, करंट स्मॉल के करस्पॉन्डिंग डी होगी, विल बी, समझ रहे हो। जब भी ज्यादा वेरिएशन आता है तो हम क्या करते हैं, छोटा सा अमाउंट का एरिया ले लेते हैं, उस एरिया में इतना करंट जो है एज ए, हम ये बोल सकते हैं करंट डेंसिटी एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। हमने किया भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है, गाउस लॉ में हमने किया है, जो फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन है वो आता है ई वेक्टर डॉट डी ए। तो उसमें भी हमने एरिया एलिमेंट को बहुत ही स्मॉल लिया है, कब लिया था, जब अपने पास फ्लक्स जो है वो वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, याद करो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म मतलब हमने लिया था डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए। तो इसी में यहां पर क्या हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू जे वेक्टर तो कांस्टेंट हो गया है, जे वेक्टर तो कांस्टेंट हो गया, डॉट डी ए वेक्टर, यहां पर ये एक्सप्रेशन हो जाएगी। और फॉर होल सरफेस एरिया वी कैन डू इंटीग्रेशन, एंड यदि हम इंटीग्रेशन करें डी आई, तो यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट हो गई। करंट को हमने देखिए इंटीग्रेशन फॉर्म में हमने इसको लिख दिया सरफेस इंटीग्रेशन के टर्म्स में, ठीक है। करंट डेंसिटी का क्या है, ये सरफेस इंटीग्रेशन, करंट डेंसिटी का सरफेस इंटीग्रेशन, और उसके टर्म्स में हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हमने लिख दिया, ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गई। तो करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट को आप इंटीग्रेशन फॉर्म में रख दिया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए अपने पास जो करंट डेंसिटी बहुत ज्यादा हेल्पफुल फिजिकल क्वांटिटी है,
करंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी ट्रीटेड बाय एज ए वेक्टर क्वांटिटी बाय द हेल्प ऑफ करंट डेंसिटी। तो ये अपने पास था करंट डेंसिटी के बारे में। अभी इसके एसआई यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले हम चेक करते हैं वीडियो इज ऑन गोइंग, ओके इट इज गोइंग वेल। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, जरा जल्दी से इसको नोट करेंगे स्क्रीन को पॉज करके, और फिर हम आगे आपको बताएंगे कि एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट। ठीक है, ओके। तो व्हाट विल बी द एसआई यूनिट, यूनिट क्या होगी इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, क्या इसकी यूनिट होगी अपने पास, एसआई यूनिट क्या होगी करंट डेंसिटी की। तो हम लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला दैट इज जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो यहाँ पर हम लिखे हैं एसआई यूनिट। ठीक है, तो एसआई यूनिट की बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि जे इज इक्वल टू होता है आई अपॉन ए। तो सिंपल सी बात करें तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट ऑफ जे जो होगी वो होगी अपने पास करंट की होती है एम्पियर हम बात करें, और ये होगी मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास हो जाए। तो ये करंट डेंसिटी के बारे में हमने चर्चा और परिचर्चा की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ तक हो गया लगता है शायद, करंट डेंसिटी के बारे में इतना ही पूछते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं पूछते करंट डेंसिटी के बारे में। ठीक है, करंट डेंसिटी यहाँ तक अपने पास टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम आगे चर्चा करते हैं अपने पास कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, कंडक्टेंस, तो यहाँ पर हम इसको इरेज करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें, देखो इसको इरेज करते हैं। करंट डेंसिटी के बाद हम चर्चा करते हैं कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस क्या होता है, छोटी छोटी डेफिनेशन है। देखिए कंडक्टेंस की बात करें, ठीक है, मतलब चालकत्व है, इसको चालकत्व भी बोलते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, रेजिस्टेंस हमने बताया कि वो हिंड्रेंस होती है, वो बाधा होती है जिसके माध्यम से कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। एंड इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, हमने बताया था इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर by which by virtue of it opposes the flow of current through it। तो ये अपोज करता है रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, तो R इसकी जो यूनिट होती है अपने पास ओम होती है। तो कंडक्टेंस जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात करें हम, छोटी सी बात, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेसिप्रोकल आ गया, इसका मतलब ये वो बाधा को रिप्रेजेंट करता है, तो वो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कितनी इजी वे से, ठीक है, कितना इजीली कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाता है, ये ईज को रिप्रेजेंट करता है, कितना मतलब सुविधा पूर्वक, कितना अच्छे तरीके से कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द ईज ऑफ कंडक्टर, इट इज द ease of any conductor, it is the ease of any conductor with which it flows current through, it flows current through itself।
ठीक है, इसको हिंदी में शायद चालकत्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कंडक्टेंस हो गया। यदि हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें, इट इज डिनोटेड बाय जी, एंड जी इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास कंडक्टेंस। यदि हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, ओम हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम बोलते हैं महो। ठीक है, तो हम यदि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बात करें तो सिंबॉलिक में हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा ओम, यानी ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम लिखते हैं महो। ये अपने पास कितना हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे हमने बताया कि रजिस्टिविटी क्या होती है। रजिस्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। जैसा कि हमने बताया कि इस प्रीवियस लेक्चर्स में कि रजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और रजिस्टिविटी और कुछ नहीं होता, कोई भी कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो ही उसकी रजिस्टिविटी को शो करता है। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, मतलब ये हो गया, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/रो। सिंपल सी बात है कंडक्टिविटी। और अपने पास रो जो है रजिस्टिविटी किन 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 फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर एंड नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, मटेरियल कौन सा ले रहे हो। ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। आगे और भी चर्चा करेंगे इनके बारे में। एसआई यूनिट की बात कर लें इसकी, एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, देखिए अपने पास रो की क्या होती है, रो की होती है ओम मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगी अपने पास ओम मीटर। ठीक है, और इसको हम यदि सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करें, देखो यहाँ पर हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या हम इसको बोल सकते हैं महो मीटर इनवर्स। ठीक है, और इसी एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं सीमेन, इसकी एक अनदर यूनिट होती है सीमेन। ठीक है, सीमेन बोलते हैं, एस एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको सीमेन भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगी सीमेन। ठीक है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फिजिसिस्ट के ऊपर है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना। तो ये फिजिसिस्ट के नाम के ऊपर अपने पास लिख दी। ठीक है, जॉर्ज ओम साइमन, शायद उसी की रिगार्डिंग है। तो ये एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम मीटर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, एंड ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं महो, तो महो मीटर इनवर्स हो जाएगी। तो ये छोटा टॉपिक है कंडक्टिविटी। बाकी और भी चर्चा करेंगे हम कंडक्टिविटी के बारे में जब हम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की स्टडी करेंगे। तो इस एक फॉर्मूला आता है कंडक्टिविटी में और अपने पास करंट डेंसिटी में रिलेशन। ठीक है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आकर अपने पास ये जो टॉपिक है हमने जो लिखा, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, वो होता है अपने पास कंप्लीट। अब हम आगे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास होता है एक टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, लेट मी चेक आउट। ओके, अभी टाइम है।
अब देखिए अपने पास आगे का टॉपिक हम कैलकुलेट करेंगे, कौन सा टॉपिक होगा अपने पास। ठीक है, रेजिस्टेंस का कोज है वो हम बाद में पढ़ा देंगे आपको। अब हम बात करते हैं आगे अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट के ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हेडिंग ये डालेंगे अपने पास, अपने पास हेडिंग क्या होगी वो देखो। मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट या बोल दो करंट, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। और इसी में हम बताएंगे आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये अपने पास टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया अपने पास। देखो ये क्या है, तो जैसा कि हमने अभी तक बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, कि चार्जेस फ्लो होते हैं जब भी हम किसी भी बैटरी को किसी कंडक्टर के टर्मिनल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्जेस फ्लो होते हैं, करंट फ्लो होती है, और करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। पॉजिटिव चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होते हैं। जबकि यदि हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं। ठीक है, यहां तक हमने चर्चा कर ली। अब देखो होता क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है। ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मटेरियल है। अब कंडक्टर मटेरियल है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑलरेडी हैं। मान लीजिए कोई मेटल है, तो मेटल एक गुड कंडक्टर होता है, और गुड कंडक्टर है मतलब इसके पास इनफाइनाइट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अप्रोक्सीमेट 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीटर पर मीटर क्यूब में। इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई भी बैटरी नहीं लगा रखी और ये कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, तो क्या इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या वो मोशन करते हैं? ठीक है, क्या ये मोशन करते हैं? देखिए ये जो थ्योरी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल प्रूवन थ्योरी है, प्रैक्टिकली डिसाइड की गई है। ठीक है, तो अलग अलग बुक्स में दी हुई है। ठीक है, थ्योरी है कंप्लीट, आपको बस ये ऐसे ध्यान रखना है कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसा ऐसा बिहेव करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमने बैटरी को लगाया इलेक्ट्रॉन्स जो वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगे, एज ए पर्टिकुलर एक सीधी डायरेक्शन में चलते हैं, ऐसे ऐसे नहीं चलते। ठीक है, तो वो थ्योरी क्या है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की थ्योरी है, वो मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। टोटल प्रैक्टिकली है। ठीक है, हमने नहीं बनाई, प्रूवन है, थियोरिटिकल है, सिंपल। तो होता क्या है, उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यदि आप इसके ऊपर कोई बैटरी नहीं अप्लाई कर रखी, बैटरी यदि आप अप्लाई नहीं करोगे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है, ये मोशन में रहते हैं। ऑलरेडी इसके पास अप्रोक्सीमेट 10⁵ और 10⁴ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, हर एक पर डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में जिग मोशन करते रहते हैं कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे, हम पॉजिट्रॉन की बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
तो कुछ इस प्रकार से रेंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। अब ये मोशन क्यों करते हैं, इनके पास एनर्जी कहाँ से आती है, इनके पास एनर्जी आती है थर्मल एनर्जी, ठीक है। रूम टेम्परेचर के ऊपर इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो रेंडम मोशन करते रहते हैं। अब ये जब रेंडम मोशन करेंगे, ठीक है, तो होता क्या है कि एटम्स, जो इसके अंदर जो एटम्स हैं, कंडक्टर के अंदर जो एटम्स हैं, वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले बाहर, ठीक है, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। ये हम पॉजिट्रॉन जो शो कर रहे हैं, ये तो हमारी सहूलियत के अनुसार कर रहे हैं, कन्वीनियंट हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, उसीलिए करते हैं। बट वास्तविकता में क्या होता है, वास्तविकता में तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जब भी हम कोई बैटरी अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाते हैं, ना कि पॉजिट्रॉन, ठीक है। ये तो हम शो करते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत अच्छा लगे कि पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं। बाकी वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो ये रेंडम मोशन करते रहते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर थर्मल एनर्जी से, एटम्स और आयंस की दीवारों से टक्कर करते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं, ठीक है। तो इस टोटल फिनोमिना में इस इलेक्ट्रॉन्स का, या हम बहुत बात करें पॉजिट्रॉन का, एवरेज यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो जीरो होता है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए वो यहाँ से ट्रेवल किया, इसमें ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे ट्रेवल करता हुआ जिग जैग मोशन करता हुआ यहाँ पर आ गया। तो हम क्या करते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन का एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट है, या हम बोले कि एवरेज वेलोसिटी, वो जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। जिग जैग मोशन है, एवरेज क्या होगा, जीरो होगा हर एक इलेक्ट्रॉन का। बाद में क्या होता, जब मान लीजिए आपने बैटरी को अप्लाई किया, ठीक है, बैटरी को अप्लाई करते यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रेंडम मोशन कर रहे थे, वो रेंडम मोशन तो अभी भी करेंगे, लेकिन उस रेंडम मोशन के साथ साथ जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक एक्सटर्नल एक्सेलरेशन लगेगा, और उस एक्सेलरेशन के कारण वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेंडम मोशन करते हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करने लग जाएंगे। और उस मोशन को जब वो दीवारों से टक्कर तो कर ही रहे हैं, देखो मान लीजिए पॉजिट्रॉन यहां पर है, पहले ये इस प्रकार से मोशन कर रहा था, ठीक है, यहां पर आ गया। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो मोशन तो अभी भी ये करेगा, लेकिन फाइनल जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये टक्कर करता हुआ चलेगा, ठीक है। तो एवरेज रूप से हम ये दिखा सकते हैं कि टक्कर कर रहा है रेंडम मोशन, लेकिन बढ़ आगे रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है। तो एवरेज जो वेलोसिटी हम बात करें तो एक फिक्स डायरेक्शन में हो गई इसकी एवरेज वेलोसिटी। उस एवरेज वेलोसिटी को हम बोल देते हैं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कार होती है अपने पास, ठीक है, फोर व्हीलर होता है, तो ड्रिफ्टिंग होती है उसकी भी, ठीक है। कार जैसे हम भगा रहे हैं, ठीक है, जो रेसिंग कार्स होती हैं तो वो टर्न करती है, तब क्या होती है कि एज ए ड्रिफ्टिंग होती है, क्योंकि वहां पर एक्चुअल में कोई कोलिजन हो नहीं रहा, ठीक है, ड्राइवर करता है वो तो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर वास्तविकता में ड्रिफ्टिंग कौन कर रहा है, कोलिजन के कारण ड्रिफ्टिंग हो रही है। ड्रिफ्टिंग तो हो ही रही है साथ साथ में, लेकिन वो आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। उन किस वेलोसिटी, उस एवरेज वेलोसिटी को हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसको हम और भी समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, जो भी डेफिनेशन है, जो भी हमने बोला, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं पहले। देखिए मेटल्स जो होती है, मेटल्स की बात करेंगे, कंडक्टर की बात करेंगे, ठीक है, उसकी बात करेंगे। देखो यदि हम बात करें कि रूम टेम्परेचर के ऊपर थर्मल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स के पास, मेटल्स में फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो एज वी नो, metals have large number of free electrons, large number of free electrons
ऑफ ऑर्डर 10⁻28, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम की बात करें, ठीक है, तो एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम कितने पर आता है, 13 के ऊपर आता है, ठीक है। 13 के ऊपर आता है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री हैं, किसके रिगार्डिंग, एक एटम के रिगार्डिंग, एक एटम के रिगार्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फ्री हैं। तो हम बात करें, देखो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट की बात करें तो 26 पॉइंट कुछ होता है, समथिंग 9, तो इसका अप्रोक्सीमेट हम 27 लेते हैं, ठीक है। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम में 1 मोल, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम के एटम है, ठीक है, 27 ग्राम में। तो 1 ग्राम की बात करें तो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में कितना हो जाएगा, 27। ये एक एल्यूमिनियम, ये 1 ग्राम में इतने एल्यूमिनियम के एटम है, ठीक है, और एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 3, तो इतने में कितने हो जाएंगे 1 ग्राम में, तो ये हो जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो लगभग 23-24 का रेशियो है ये, तो 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि हम 100 ग्राम की बात करें तो 100 ग्राम में ले लें तो देखो ऑर्डर कितना चला जाएगा, 25-26 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये एवरेज हमने लिया है अप्रोक्सीमेशन में 28 पर मीटर की क्यूब में, यहाँ पर मीटर की क्यूब में चल रहा है, ठीक है। तो पर मीटर की क्यूब में कितना ग्राम अपने पास एल्यूमिनियम आ सकता है, उसके रिगार्डिंग अपने पास हमने डाटा लिया 10⁻28। और ये रैंडम मोशन करते रहते हैं, ये रैंडम मोशन करते रहते हैं पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, in absence of external electric field, these electrons are in a state of continuous random motion, continuous random motion in all possible direction, जो भी है random की बात होगी, in all possible direction, ठीक है। hence their average displacement becomes zero, hence average velocity also will be zero, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। द स्पीड ऑफ, लिख लेते हैं डाटा, द स्पीड ऑफ बाय विच they perform random motion is of order
10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Hence average velocity of all electrons मीन्स क्या होगी, u वेक्टर इज इक्वल टू, मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें, दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें, तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें और n इलेक्ट्रॉन की बात करें, मान लीजिए टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस मेटल में कैपिटल N है और ये एवरेज क्या होगी, इनकी 0 हो जाएगी। सही बात है, ठीक है, इतनी बात सही है, बिल्कुल। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की तो होगी होगी। मतलब यदि हम u1 वेक्टर की बात करें तो ये भी 0 है, ये भी एवरेज आउट है, ये भी एवरेज लिखा हुआ है, ठीक है। ये हर एक इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है, टोटल टकरा करके टोटल वेलोसिटी 0 हो गई, इसकी भी 0। और एवरेज यदि हम सभी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उसकी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट यदि हम एक्सटर्नली कोई बैटरी लगाएं, कोई सोर्स लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, तो क्या होगा, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करने लग जाएगा, ठीक है। देखो वो फोर्स कितना होगा वो भी देखते हैं, ठीक है। देखो, बट इफ वी अप्लाई an external electric field across the conductor these electrons feel a force, feel a acceleration, ठीक है। feel acceleration by the इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो कितना होगा, देखिए एफ वेक्टर की हम बात करें, फोर्स यदि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो अपने पास कितना फोर्स लगेगा, माइनस का ई वेक्टर। और ये फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के, यानी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस का ई वेक्टर अपॉन एम। ये एक्सेलरेशन हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई होने स्टार्ट होने लग जाएगा। तो क्या सीन होगा फिर, देखो पहले क्या सीन था, वो भी हम बना देते हैं और फिर बाद में क्या सीन है वो भी देखो। यदि हम बात करें कि मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, ये अपने पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मटेरियल, इसमें रैंडम मोशन हो रही है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो इसमें रैंडम मोशन होगी जी, बिल्कुल रैंडम मोशन होगी। कैसे रैंडम मोशन होगी, इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, या पॉजिट्रॉन की बात कर लो, बात एक ही है, चलो इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे टकरा रहा है, मान लीजिए ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, रैंडम मोशन, टोटली रैंडम, ठीक है, ऐसे रैंडम। तो ये रैंडम मोशन हो रही है इसकी, ऐसे। बट बाद में मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस प्रकार से अप्लाई किया, ठीक है, हायर वोल्ट ये होगा, लोअर वोल्ट ये होगा, और इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन होगी वो अपोजिट टू दी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो टकराएगा तो अभी भी, क्योंकि देखो पहले रैंडम मोशन थी, रैंडम मोशन क्यों थी, 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से रैंडमली मूव कर रहा था, ऐसे 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 चल रहा था।
ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा था। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया तो ये रैंडम मोशन तो कर ही रहा है, लेकिन अब वो वापस उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? F इज इक्वल टू माइनस ई वेव। ये इस तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा, तो होगा क्या? रैंडम मोशन तो अभी भी कर रहा है, लेकिन कुछ इस प्रकार से अब की बार इसका थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाएगी। थोड़ा सा क्या हो जाएगी? शिफ्टिंग हो जाएगी इसकी, इस प्रकार से शिफ्टिंग इस प्रकार से होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहीं पर ही हो, ये ऊपर भी हो सकती है शिफ्टिंग, ठीक है। और फिर ऐसे टकराता हुआ टकराता हुआ टकराता हुआ टकराता हुआ बाहर आ जाएगा। अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पकड़ लेगा अब, ठीक है ना। अब की बार वहीं पर ही नहीं रहेगा, टकरा गया, यहीं पर टकरा रहा है भाई, यहीं पर खा रहे, यहीं पर पी रहे, यहीं पर सो गए, ऐसे 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 नहीं होगा। अब की बार क्या होगा? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अब ये कोलिजन होती रहेगी, कोलिजन भी कर रहा है आगे भी बढ़ रहा है, कोलिजन भी कर रहा है आगे बढ़ रहा है, कोलिजन भी कर रहा है आगे बढ़ रहा है, कोलिजन भी कर रहा है आगे बढ़ रहा है, और ये सर्कुलेट करने लग जाएगा। तो ये फिनोमिना होता है कि करंट फ्लो का मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म इस प्रकार से होता है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉन जीरो है, और आपने अप्लाई भी कर दिया, ठीक है। ये इस प्रकार से फिनोमेना होता है, ठीक है। वहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या थी? जीरो, लेकिन यहां पर नहीं होगी एवरेज वेलोसिटी जीरो, ठीक है। तो वहां पर यदि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, मान लीजिए सपोज एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये इन दिस सिचुएशन में क्या होगा? ठीक है, यहां पर हो गया, बट इफ यू अप्लाई एंड हियर एवरेज वेलोसिटी will not be zero, will not be zero due to due to the external force या acceleration, ठीक है, सही बात है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, सीन क्या है? सीन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन था जी, बिल्कुल था, ठीक है, यहां गया, यहां से कोई आयन था, वहां से टकराया, टकरा के ऐसे आया, फिर ये यहां से टकराया, फिर ये ऐसे गया, फिर यहां से टकराया, वो ऐसे आया, फिर यहां से टकराया, फिर ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, और फिर ऐसे, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे टकराया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है, वो इस प्रकार से चल रहा है। ये सारा जो फिनोमेना हो रहा है वो इस कंडक्टर में हो रहा है, इस कंडक्टर में हो रहा है, और आगे की ओर बढ़ रहा है। ये आगे भी बढ़ रहा है, टकरा भी रहा है, आज पीछे भी आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो अब यदि मैं बात करूं कि इसके ऊपर फोर्स भी लग रहा है, एक्सीलरेशन लग रहा है जी, बिल्कुल लग रहा है। एक्सीलरेशन कितना लग रहा है? माइनस ई वेक्टर, ठीक है। यहां से जब स्टार्ट किया इसने, इस एटम से टकराया, टकराने के बाद में ये यहाँ से फ्री ट्रेवल कर रहा है, और फिर यहाँ से टक्कर हो गई, ठीक है। एक एटम के टक्कर के बाद में दूसरे एटम से टकराने के बीच में जो ये जो फ्री जो पाथ है, इसको बोलते हैं फ्री पाथ, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्री पाथ, फ्री पाथ। और एक टक्कर यहां पर हुई, फिर दूसरी टक्कर यहां पर हो रही है, एक टक्कर से एक टक्कर और फिर दूसरी टक्कर, उनके बीच में जो टाइम है, टाइम इंटरवल है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात की, ठीक है, और वो यहां से ट्रेवल करता हुआ यहां गया, तो एक टाइम ये हुआ, फिर अगले टाइम ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए T1 टाइम है, फिर ये कौन सा टाइम है? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। इसको ध्यान से देखना जरा, समझने के बाद, रिलैक्सेशन टाइम। अब जितने भी रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, उतना टाइम लिया इसने यहां पर आने में, ट्रेवल करने में, यहां पर कंडक्टर से बाहर निकलने में। उन जितने भी टाइम का जो एवरेज है, ठीक है, इन सभी टाइम का जो एवरेज है उसको हम बोल रहे हैं एवरेज, एवरेज टाइम, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। जितने भी रिलैक्सेशन टाइम थे इस इलेक्ट्रॉन की यहां
तक ट्रेवल करने में उनका सभी का एवरेज आउट कर दिया, उसको हमने बोल दिया टाउ से। एक इलेक्ट्रॉन की बात की तो हमने पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर दी टाउ1 से, ठीक है। इसकी एवरेज वेलोसिटी को हमने u1 से दिखा रखा है। एवरेज वेलोसिटी मतलब यहां पर हर एक टक्कर में अलग अलग वेलोसिटी होगी, जरूरी थोड़ा ना है कि एक टक्कर में जितनी स्पीड थी उसी टक्कर में दूसरी हो, ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं क्या पता पहली वाली कोलिजन में टाइम ज्यादा लगा, दूसरी वाली टक्कर में कम टाइम ले सकता है, तीसरी टक्कर में ज्यादा टाइम ले सकता है। टाइम जो इंटरवल है वो अलग अलग होगा हर टक्कर में। हर टक्कर में क्या होगा, अलग अलग टाइम इंटरवल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। हर टक्कर में क्या होगा, टाइम इंटरवल अलग होगा, हर टक्कर की वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो इन सभी वेलोसिटी का जो एवरेज हमने लिया, ठीक है, उसको हमने बोला इनिशियल वेलोसिटी। ये बिफोर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है u1, और आफ्टर द अप्लाइड है उस एवरेज को हम बोल देते हैं v1। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए यदि हम एक्सप्रेशन लिखें बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ, देन वी कैन राइट डाउन, देखो क्या होगा। नाउ the final velocity, final average velocity of an electron, क्या लिख सकते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू होता है u प्लस एटी, v वेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, देखो न्यूटन की इक्वेशंस क्या होती है, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस ए वेक्टर इनटू t, ठीक है। यहाँ पर हम अवॉइड कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स को, यहाँ पर हम अवॉइड कर रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशंस को, यहाँ पर हम प्योर मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्लासिकल थ्योरी है बिल्कुल, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा, v1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t मतलब टाउ1, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी है, सभी इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज। ये कौन सी वेलोसिटी है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो जितनी भी फाइनल वेलोसिटी बनी, ठीक है, उसमें स्पीड बढ़ जाएगी ना, तो उस वेलोसिटी का एवरेज। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये जितने भी जो टाइम इंटरवल था हर एक कोलिजन में उनका एवरेज आउट कर दिया टाउ। ये एक इलेक्ट्रॉन की बात की, ठीक है। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि अलग दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें, यानी u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टो2, v3 वेक्टर इज इक्वल टू u3 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टाउ3 एंड सो ऑन, ठीक है, सही बात है। तो अब देखो, नाउ द एवरेज ऑफ द फाइनल, द एवरेज वेलोसिटी, the average velocity of all electrons, ऑल इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सभी फाइनल वेलोसिटी का क्या कर दिया हमने, एवरेज कर दिया। एवरेज कर दिया, एवरेज करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू हम पुट कर देंगे। वैल्यू v1 की वैल्यू क्या हो, u1 वेक्टर प्लस a1 वेक्टर इनटू t, यानी इसको हमने कैसे कर दिया, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस un वेक्टर अपॉन n, यहाँ पर प्लस a वेक्टर इंटू, यहाँ पर देखो टो1 वेक्टर प्लस टो2 वेक्टर प्लस टो n वेक्टर अपॉन n, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब आगे लिखते हैं, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। अब देखो आगे क्या होगा, ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगी, हमें पता है पहले भी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगी, v वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो, यानी a वेक्टर इंटू टो1 वेक्टर, सॉरी ये वेक्टर नहीं है यार, ये टाइम वेक्टर क्वांटिटी था ना, ठीक है। तो यहाँ पर टो1 प्लस टो2 प्लस इसका एवरेज क्या, इसको हमने बोल दिया टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस un वेक्टर अपॉन n क्या है, 0 है। एंड लेट टो वेक्टर जो है अपने पास, लेट सॉरी अगेन टो यार वेक्टर, टो1 प्लस टो2 प्लस टो एन अपॉन एन, ये हो गया अपने पास। तो देखो ये हो गया। अब अगेन वैल्यू पुट कर दो, ये कितना है, माइनस का ई वेक्टर है अपने पास, टू अपॉन एम हो जाएगा। और ये जो एवरेज फाइनल वेलोसिटी आती है ना, दिस एवरेज वेलोसिटी which is final when we apply the external electric field, and this average velocity is called the drift velocity. Here v vector is the final average velocity of electrons when we apply external source, ठीक है, and it is called drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd मतलब vd वेक्टर। सो हम ये बोल सकते हैं कि vd वेक्टर जो होगा माइनस का ई वेक्टर टू अपॉन m। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये यहां पर अपने पास, ये यहां पर एक्सप्रेशन हो जाएगी अपने पास, vd वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ई वेक्टर टाउ अपॉन m। ये हमारे पास हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, एज ए एवरेज, ठीक है। ये अपने पास होती है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये अपने पास होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, सो वी कैन से the drift velocity of electron is that velocity, is that constant velocity that constant velocity is that constant velocity by which electrons can be assumed to travel, in a particular direction, ठीक है, in a particular direction, पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब ये है, हालांकि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है जिगजैग मोशन से, जिगजैग मोशन से ऐसे 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 आगे भी बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे 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 बढ़ रहा है आगे। ये कंडक्टर की बात करिए,
इस कंडक्टर में ऐसे बढ़ रहा है आगे, ठीक है, टक्कर कर रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, लेकिन इसकी एक डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन तो एक फिक्स डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। हालांकि ये रैंडम मोशन कर रहा है, इसकी एक डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये वेलोसिटी चेंज हो रही है हर, ये एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हमने यहां पर लिखी है, ये एवरेज आउट है, ये एवरेज आउट उस इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी है जो हर एक कोलिजन में चेंज हो रही है, हर एक कोलिजन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, उनका एवरेज यदि हम बात करें तो उसका एवरेज ये है, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, फिर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की, इस पहले वाले इलेक्ट्रॉन की भी ये एवरेज आउट वेलोसिटी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, बट इसका यदि हम एवरेज बोल दें, यानी ये एक तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा करें तो सभी के लिए हमने ऐसे बोल दिया। आप इस सारी अपने पास जो हमने ये डेरिवेशन किया, इस डेरिवेशन को आप केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिमिट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी जीरो आ जाएगा और फाइनल एक्सप्रेशन यही आएगा, देखो v1 वेक्टर इज इक्वल टू a1 a वेक्टर इनटू 2 1, बट हमने सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए कर लिया, ठीक है, उनका एवरेज आउट कर लिया, बात एक ही। तो हम ये बात करना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हालांकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन जब सभी वेलोसिटी के यदि हम एवरेज आउट ले लेते हैं तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी आती है, दैट इज v वेक्टर एंड इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में एवरेज आउट वेलोसिटी ले लें, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि इस मैच में कितने रन बनाए, इस मैच में उसने बनाए 50, इसमें कितने बनाए, इसमें उसने बनाए 35, इसमें कितने बनाए 40, इसमें कितने बजाए 45, इसमें बनाए 60, इसमें बनाए 90, इसमें इसने 70 कर दिया, 100, ऐसे कर रहे हैं। इनका एवरेज आउट एक फिक्स आएगा, इनका एवरेज आउट क्या है, फिक्स आएगा। वैसे सभी वेलोसिटीज है उनका एक फिक्स एवरेज आउट आएगा, और उस एवरेज आउट की डायरेक्शन तो ये होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रेवल कर रहे हैं, और उसका वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल ऐसे कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और इनकी स्पीड क्या है, vd, और वो कितना है, ई टॉप, आइए मैग्नीट्यूड ले लो, ये इस स्पीड से ये एक फिक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो ये अपने पास मैकेनिज्म होता है फ्लो ऑफ करंट का, और ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे जब एक्सप्रेशन करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में जब रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा अपने पास, ठीक है। आई थिंक 1 hour हैज बीन कंप्लीटेड, ओके, सो इट इज अबव, देखिए अपने पास। तो यहाँ पर हमने क्या किया आज के इस लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में हमने आपको बताया कि करंट डेंसिटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, उसके बाद में हमने आपको बताया कि अपने पास मैकेनिज्म क्या होता है, ये करंट कैसे फ्लो होती है, किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होती है, क्या होता है मैकेनिज्म, ठीक है। ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये बुक्स में लिखी हुई है, बहुत सारी बुक्स एनसीईआरटी में लिखी हुई है, प्रैक्टिकली प्रूवन थ्योरीज हैं ये, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी है, हालांकि अलग अलग थ्योरीज हैं, बट सेटिस्फाइड है, प्रैक्टिकली अपने पास जो डाटा आते हैं उससे अपने पास मैच करता है, तो ये थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपने पास कंप्लीट हुआ, अपने पास मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट। उसके बाद में हम बताएंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड देन वी विल डिस्कस द आई थिंक डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड द रेजिस्टेंस फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत कुछ है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, जितना भी हो सके समझना है लेक्चर को, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में एनी टाइम एनीवेयर कभी भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।